गुड इवनिंग एवरीवन। तो टर्म 1 के एग्ज़ाम आप लोग के हो गए। मैथ्स का आई होप आप सबका अच्छा ही एग्ज़ाम हुआ होगा, है ना। नीलेश, कैसा हुआ था बेटा एग्ज़ाम आपका? आपसे बात नहीं हो पाई थी हमारी। अच्छा हुआ था। अच्छा हुआ था, ठीक है। तो चलिए आज टर्म 2 का जो हम लोगों ने, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों से ये करना चाहूँगा कि जो टर्म 1 में आप लोगों ने जो मिस्टेक्स करी हैं, चाहे वो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो वो मिस्टेक्स टर्म 2 में ना रिपीट हों, ठीक है। और टर्म 2 का जो सिलेबस है आप इतने अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लो कि मतलब इधर बेटा बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। अराउंड मैं 2 चैप्टर पहले ही पढ़ा चुका हूँ, एपी एंड क्वाड्रेटिक, लेकिन उसके बाद भी मैं उसको पढ़ाऊँगा, है ना। लेकिन अराउंड अभी आप ये मान के चलिए 1-1.5 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो जितनी चीज़ें कंप्लीट होती चली जा रही हैं उसको आप प्रॉपरली रिवाइज़ करते रहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहिए, और जो आपको मॉड्यूल दिया गया है वो मॉड्यूल को भी सॉल्व करते रहिए साथ ही साथ, है ना। तो जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे, जितना नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हम अभी सॉल्व कर लेंगे, उतना बाद में भी हमको टाइम ना मिले, ठीक है। और अभी से ही आपको ये चीज़ डिसाइड करनी है भैया। अभी अराउंड ये दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में 10 दिन बचे हैं, फिर आपका ये जनवरी आएगा, फरवरी में बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, प्री बोर्ड्स वगैरह आपके होने लगेंगे, देन मार्च में आपका टर्म 2 का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी से ही आपको डिसाइड करना है कि आगे आपको इंजीनियरिंग में जाना है, नीट में जाना है, आगे चल के आपको क्या करना है। तो बस अभी जो इधर 2-3-4 दिन है उसमें ही आपको डिसाइड करना है। अगर किसी को कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है, किसी को मतलब अगर लगता है कि वो कंफ्यूज्ड है अपनी स्ट्रीम को लेके कि आगे चल के हमें क्या करना है, तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करिए। हमारे यहाँ रवि सर हैं, वो काउंसलर हैं, आपकी प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे। आई थिंक प्रणव आए थे, प्रणव की काउंसलिंग भी हुई और प्रणव को उससे फ़ायदा भी मिला, ठीक है। तो वो काउंसलिंग आप करवाइए, आके सेंटर पे आइए। और दूसरी चीज़, आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी वीक में 3 डेज़ क्लास हो रही है, तो अपार्ट फ्रॉम 3 डेज़ अगर किसी को कोई भी डाउट रहता है या कोई टॉपिक ऐसा है जो बहुत वीक है आपका और आप उसको नहीं कर पा रहे हो, उसको करना है, तो आप काइंडली पर्टिकुलर टीचर को कांटेक्ट करिए, और कांटेक्ट करने के बाद आप सेंटर पे आके वो चीज़ें क्लियर करिए। थोड़ा सा इनिशिएटिव आप लोग को भी लेना पड़ेगा, आप लोग सामने से इनिशिएटिव लोगे तो चीज़ें इम्प्रूव्ड होती हुई दिखेंगी, है ना। हार्डवर्क करना है, हार्डवर्क के अलावा कोई भी चीज़ हमको नहीं मिल पाएगी। तो ठीक है, अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये टर्म 2 का पहला चैप्टर हमने उठाया है, दैट इज़ हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस बेटा इसलिए उठाया है कि अभी रिसेंटली आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है और अभी आपका रिवाइज है, कुछ कॉन्सेप्ट उसमें ट्रिग्नोमेट्री के लगने हैं, तो इसलिए हम आज इसको स्टार्ट करते हैं। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही हम इसको देखेंगे, एंड देन उसके बाद हम इसमें जो है हायर लेवल पे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जो देखिए सबसे पहले जो इसमें टर्म आता है दैट इज़ लाइन ऑफ साइट। व्हाट इज़ लाइन ऑफ साइट, है ना। तो बेटा देखिए लाइन ऑफ साइट की बेसिक डेफिनेशन है, द लाइन विच इज़ ड्रॉन फ्रॉम द आइज ऑफ द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट बीइंग व्यूड ऑन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द लाइन ऑफ साइट। भाई ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है। अब ये ऑब्जर्वर के देखिए एक तो हॉरिजॉन्टल लेवल है, कोई उनका एक हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, और उसके बाद जो वो ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जैसे काइट है, वो अगर काइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो जो उनकी आइज से काइट तक की जो एक लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लाइन ऑफ साइट। क्लियर। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन और जो लाइन ऑफ साइट है उन दोनों के बीच का अगर जो एंगल को बोलेंगे बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा एंगल ऑफ एलिवेशन को और हॉरिजॉन्टल लाइन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए डिटेल में अगर हम इसको करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। सपोज बेटा एक सबसे एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन क्या है सबसे पहले देख लीजिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट। If the line of the sight is upward from the horizontal line, then the angle of elevation, ठीक है। जो एंगल बनेगा वो क्या होगा बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। सेकेंड इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज the angle of depression is the angle between the horizontal line and the observation of the object from the horizontal line. It is the angle that is formed with the horizontal line if the line of sight is downward from the हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन के अगर अपवर्ड होगा लाइन ऑफ साइट तो क्या हो जाएगा बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के डाउनवर्ड होगा तो उस केस में क्या बनेगा बेटा आपका
एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। हाँ चलिए, सपोज देखिए, सबसे पहले आपने देखा ये एक आपका क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल लेवल है, ग्राउंड लेवल जिसको बोलते हैं ना, ब्लैक कलर में देखिए होगा, ये ग्राउंड लेवल है आपका। ठीक है, एक फ्लैग स्टफ है, ठीक है, फ्लैग स्टाफ है, जिसका जो आपने देखा जो ग्रीन एरो आपको दिख रहा है, दैट इज ये आपका इसका ग्राउंड जो है फिक्स्ड है। ठीक है, एक फ्लैग स्टफ है जिसका क्या बेटा, ग्राउंड क्या है बेटा, फिक्स है। ठीक है, अ बॉय इज ऑब्जर्विंग, अब उसने जस्ट पैरेलल देखा है ना, जो एरो आया था आपने देखा जस्ट पैरेलल देखा, तो अब जो बॉय है और जो फ्लैग स्टफ को देख रहा है जस्ट सामने है, तो उस केस में देखिए क्या है, ये जो लाइन है बेटा, ये कौन सी लाइन है, वो बताएगा प्रणव? हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, लाइन ऑफ साइट बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज लाइन ऑफ साइट। अगेन, अब जब ये लाइन ऑफ साइट है, इसको हम और भी क्या बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल के पैरेलल है, अगर हॉरिजॉन्टल लेवल की ये पैरेलल है तो ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज मत होइएगा, इसको हम लाइन ऑफ साइट भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट भी बोल सकते हैं, सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लेवल। क्लियर? नाउ हाँ, अब देखिए इसमें, अब अगर जो बॉय है, उस बॉय ने फ्लैग स्टफ के टॉप पे ऑब्जर्व किया, तो जब टॉप पे उसने देखा, तो अब लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी बेटा, जो उसने अगर टॉप पे देखा है, तो दैट जो ये लाइन उसकी आ रही है, दैट इज लाइन ऑफ साइट। क्लियर? देखिए जो ग्रीन से हाईलाइटेड है ना, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव है। ठीक है, अब इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल बन रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है या लाइन ऑफ साइट है, इनके और जो लाइन ऑफ साइट है जो अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन है, उनके बीच का जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम बेटा क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? उस एंगल को क्या बोलेंगे बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब यहां से हमको क्या पता चला कि जो अगर लाइन ऑफ साइट के अबव, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव लाइन ऑफ साइट होगी, तो उस केस में जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? अब सेकेंड कंडीशन क्या है, अब जो बॉय था उसने ऊपर की बजाय उसने क्या देखा, बॉटम ऑफ द पोल देखा, जो कि फिक्स है। अब अगर वो बॉटम ऑफ द पोल को जो है देख रहा है, तो उस केस में लाइन ऑफ साइट क्या होगी, अगर वो बॉटम ऑफ द पोल को देख रहा है, तो उस केस में लाइन ऑफ साइट क्या होगी। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी बेटा, देखिए सामने आ गई आपकी लाइन ऑफ साइट क्या हो गई, ये जो लाइन आ गई है दैट इज लाइन ऑफ साइट। क्लियर? अब जो ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन थी, अब हॉरिजॉन्टल लाइन के अगर नीचे लाइन ऑफ साइट है, तो उस केस में बेटा देखिए जो एंगल फॉर्म होगा, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? तो क्या हो गया बेटा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कब बन रहा है, जब लाइन ऑफ साइट के जब हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव लाइन ऑफ साइट है, तब कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर लाइन ऑफ साइट के नीचे एंगल फॉर्म हो रहा है, जो सॉरी लाइन ऑफ साइट के हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे लाइन ऑफ साइट है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? इज दैट क्लियर? हाँ, अब देखिए, अब यहां से हमको क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिला, यहां से हमको क्या ऑब्जर्वेशन मिला, अगर जो लाइन ऑफ साइट है दैट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, लाइन ऑफ साइट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन में कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो लाइन आपको दिख रही है सामने, जो कि हॉरिजॉन्टल लेवल के पैरेलल है, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। लेकिन अगर ये जो बॉय है, अगर ये सामने दिखेगा, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वही हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। क्लियर?
अगर जो आपका जो लाइन ऑफ साइट है दैट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उस केस में क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर बिलो द है, बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस केस में क्या बन रहा है बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें बेटा, क्लियर है सारी चीजें? नो सर। हाँ, मयंक, नीलेश, प्रणव, यस सर। हाँ ठीक है। तो ये बेटा बहुत से बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, जबकि ये बहुत बेसिक चीज़ है। लाइन ऑफ साइट आपको पता है क्या है, कि आप जहाँ भी देख रहे हो, जैसे मान लीजिए हम सामने अगर देख रहे हैं तो हमारी लाइन ऑफ साइट ये हो गई। अगर हमने कोई बिल्डिंग का टॉप देख रहे हैं तो हमारी लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी बेटा, अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल हो गई, ठीक है। और अगर हम कोई मान लीजिए बिल्डिंग का बॉटम देख रहे हैं तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या हो जाएगी, बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। तो अब अगर ऊपर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर नीचे है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सपोज कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के सामने बंगला है, अब उस पे एक बॉय खड़े होके सबसे पहले उसने बिल्डिंग के टॉप को देखा, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप को देखा। जब वो उसने बिल्डिंग के टॉप को देखा तो उसके बाद सेम बॉय ने बिल्डिंग के बॉटम को देखा। फिर जब बिल्डिंग के बॉटम को देखा, उसकी लाइन ऑफ साइट, एक तो ये लाइन ऑफ साइट है, एक ये लाइन ऑफ साइट है, हॉरिजॉन्टल लेवल है ना, ये हॉरिजॉन्टल लेवल का एक पैरेलल लाइन होगी, तो दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस केस में आपको बताना है कि जो P है और जो Q है वो क्या है भाई। P इज एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, और एंगल ऑफ, हाँ, तो अब यहां पे देखिए क्या है कि P इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड Q इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? तो अब देखिए इसमें क्या है कि अब चाहे किसी भी, ये समझाने का क्या मतलब था कि अगर हम चाहे ग्राउंड पे खड़े हों, चाहे किसी बिल्डिंग पे खड़े हों, चाहे हम कहीं पे भी खड़े हों टॉप पे, तो उसमें हमेशा हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कहाँ देख रहे हैं, टॉप पे देख रहे हैं, बॉटम पे देख रहे हैं, कि फ्रंट पे देख रहे हैं। तो वो लाइन ऑफ साइट डिसाइड करेगा और वही आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी डिसाइड करेगा। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ आपको पॉइंट्स रिमेंबर रखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज निग्लेक्टेड इफ इट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम। अगर आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें बोल रहा है कि एक ऑब्जर्वर है जो कि एक एरोप्लेन या क्लाउड को देख रहा है, उससे इतना, अगर जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि आपके ऑब्जर्वर की क्या हाइट है, तब तक आपको हाइट को नेग्लेक्ट कर देना है ना। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि 1.5 मीटर और 2 मीटर टॉल बॉय वॉचिंग एरोप्लेन कमिंग फ्रॉम दैट डायरेक्शन, तो अगर इस तरह कुछ दे रखा है तो उस केस में आपको हाइट तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है ना। लेकिन अगर ऑब्जर्वर की हाइट नहीं दी है तो उस केस में आपको क्या करना है, उसको नेग्लेक्ट करना। उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये तो ऑब्जर्वर भी है, कुछ हाइट पे वो भी खड़ा होगा। तो इसलिए ये बेटा प्रॉपरली मेंशन कर दिया गया है कि अगर हाइट नहीं दी, अगर ऑब्जर्वर की हाइट नहीं दी है क्वेश्चन में, तो हमें उस चीज को नेग्लेक्ट कर देना है। नाउ सेकेंड इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेज एज ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर लाइन। मतलब जैसे मान लीजिए अगर हम इस पॉइंट पे खड़े होकर किसी बिल्डिंग का टॉप देख रहे होंगे तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ और होगा, P, मान लीजिए P डिग्री है। फिर अगर हमने कुछ स्टेप्स आगे बढ़ाए, मान लीजिए हमने 10 मीटर 20 मीटर या 500 मीटर हम आगे चले, जब हम आगे चल के सेम पॉइंट को देखेंगे तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ऑब्जेक्ट के पास मूव करते चले जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? और अगर हम जितना, अब थर्ड पॉइंट में देखिए क्या लिखा है कि थर्ड पॉइंट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इज डिक्रीजेस एज ऑब्जेक्ट मूव्स अवे द परपेंडिकुलर लाइन। अगर हम कोई भी परपेंडिकुलर लाइन, या परपेंडिकुलर लाइन का बेटा मतलब है कि जो बिल्डिंग है या टावर है, उससे बोला गया है। तो बिल्डिंग या टावर ना लेकर के एक हमने परपेंडिकुलर लाइन ले लिया है। तो परपेंडिकुलर लाइन से अगर हम वापस आते रहेंगे, अगर हम दूर जाते रहेंगे, तो हमारा जो एंगल है वो कंपैरेटिवली क्या होता रहेगा बेटा, डिक्रीज करता चला जाएगा। क्लियर? हम जैसे ही बिल्डिंग के करीब जा रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज कर रहा है, बिल्डिंग से दूर जा रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है? ये सारे टर्मिनोलॉजी प्लीज आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट करके रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपके पास इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना, इस पे बेस्ड। सर जैसे स्कूल में बता रहे थे कि 20 मतलब हाफ जो पेपर होगा वो एमसीक्यू होगा और हाँ
बेटा वो तो अभी पैटर्न क्लियर नहीं हुआ, मैं देख लेता हूँ एक दो दिन में जो भी पैटर्न है। 20 क्वेश्चंस। हाँ वो नो इशू, जो भी होगा, जो भी पैटर्न होगा वो डिस्कस कर लेंगे और आपको बता दिया जाएगा उसके क्या अब इस बार टर्म 2 में किस पैटर्न पे, और वो इस पे भी एक वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए लास्ट पॉइंट इसका क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इंक्रीजेज एज ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स द राइट ऑफ द लाइन ऑफ साइट। मतलब जो अगर हम राइट ऑफ द लाइन ऑफ साइट के अगर हम देखिए क्या अगर ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं तो क्या होगा बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, वो इंक्रीज करता चला जाएगा। तो बेटा जो सेकंड एंड थर्ड हमने पॉइंट आपको बताया है उसका हम कुछ आपको एक पिक्चराइज्ड फॉर्म में दिखा देते हैं कि किस तरह वो होता है। देखिए ये हॉरिजॉन्टल लेवल है ना, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हमने ले लिया। अब हॉरिजॉन्टल लेवल पे देखिए क्या है कि एक टावर है और एक बॉय जो कि टावर की तरफ जा रहा है। तो जब पॉइंट P पे जब वो है ना, जब पॉइंट P पे है उस पॉइंट से उसने उस टावर को ये क्या हो गया बेटा, ये क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन है, बिकॉज इट इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लेवल, और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट भी बोलते हैं। तो जब उसने टॉप ऑफ द टावर को देखा तो उस केस में बेटा क्या है, एंगल 30 डिग्री है ना। अगर वो P पॉइंट से अगर वो टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है तो उसके हॉरिजॉन्टल लेवल से कितना एंगल बन रहा है बेटा, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये कितना है बेटा, कितना एंगल है, 30 डिग्री। उसके बाद जब वो P पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़ा, वो आगे बढ़ के बेटा कहां आ गया, देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ा, वो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ के वो P पॉइंट से Q पॉइंट पे आ गया। क्लियर, कहां पे आ गया बेटा, P से Q पे आ गया। जब वो P से Q पे आया तो अब उसका हॉरिजॉन्टल लेवल तो बेटा सेम रहेगा ना, हॉरिजॉन्टल लाइन तो वही रहेगी। फिर जब उसने टॉप B पॉइंट को देखा, जब वो B पॉइंट को उसने ऑब्जर्व किया तो उस केस में एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अगेन भाई जब वो Q पॉइंट से उसने B को देखा तो उस केस में एंगल क्या था, 30 डिग्री था। लेकिन वो सेम पॉइंट को देख रहा है, लेकिन उसका जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट है दैट इज P से वो Q होके जब वो आगे आ गया तो उस केस में क्या हो गया, 60 डिग्री। एंड वाइस वर्सा, अगर हम यहीं से इसको वापस ले जाते हैं, जब ये वापस जाएगा सेम पॉइंट को देखेगा तो एंगल कितना रहेगा, 30 ही रहेगा। तो जितना ये परपेंडिकुलर लाइन बोली या टावर बोली है, जितना भी इस टावर से ऑब्जर्वर करीब जाता चला जाएगा एंगल उतना ही बढ़ता चला जाएगा, और जितना ये टावर से ऑब्जर्वर दूर जाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता चला जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है इफ 300√3 मीटर हाई टावर मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन एट अ पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 300 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट, देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कह रहा है बेटा, कितना जो है हाइट, जो टावर की जो हाइट कितनी है बेटा, 300√3। मान लीजिए ये टावर है जिसकी हाइट कितनी है बेटा, 300√3। उसके बाद ये आपका ग्राउंड लेवल है जिसको आप हॉरिजॉन्टल लेवल भी बोल सकते हो। वहां से अगर हम देख रहे हैं तो एंगल कितना बन रहा है बेटा, थीटा बन रहा है। कितनी डिस्टेंस पे, हॉरिजॉन्टल जो ये इसका फुट है इससे 300 मीटर के डिस्टेंस से अगर हमने एंगल देखा है तो कितना बन रहा है बेटा, थीटा बन रहा है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा बेटा, बनेगा कि नहीं बनेगा, जो हमने पिक्चराइज फॉर्म में आपको बताया था कुछ इस तरह का वो बनेगा। तो अब इस केस में देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन हमको निकालना है, तो अब आप लोग बताइएगा कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे इसको। सर एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमारा बेस है उसका डबल ही होगा। 60। बेस का डबल मतलब सर ये बेस का डबल ही तो होगा सर? नहीं, बेस तो बड़ा डिफरेंट चीज़ है, एंगल तो डिग्री में। वही एंगल। हाँ देखिए अभी करके दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है, ऑब्वियसली अगर कोई ग्राउंड से टावर है तो वो स्ट्रेट होगा, तो अगर स्ट्रेट है इट मींस इट इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। क्लियर? तो अगर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है दैट इज AB एंड C। क्लियर? राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो अब अगर हम इस ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल AB एंड C, तो यहां से बेटा देखिए tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज AB अपॉन BC।
है ना, ए बी अपॉन बी सी, और ए बी कितना, tan थीटा इज इक्वल टू ए बी दैट इज 300√3 अपॉन 300। तो 300 कैंसिल हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ 60 डिग्री। 60 डिग्री, वेरी गुड। क्योंकि tan जो √3 होता है, तो यहां से देखिए tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 लिख सकते हैं यहां पे, देखिए शिवम, है ना, tan 60 लिख सकते हैं ना, क्योंकि वो √3 होता है वहां पे। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 60 डिग्री। क्लियर, क्लियर टू एवरीवन? यस। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। बेटा जो मैंने अभी आपको थ्योरी पढ़ाई है, इस चैप्टर की जो थ्योरी बताई है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, ग्राउंड लेवल एंड दिस, बेटा यही इनफ थ्योरी है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर में बस अगर आप इतना भी कर लोगे दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो बस डिफरेंट लेवल के जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं वो हम इसमें कवर कर लेंगे, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्ट्रेट ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू थंडर स्टॉर्म, द ब्रोकन पार्ट इज बेंड इन सच अ वे दैट द पीक ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट अ डिस्टेंस 2√3 मीटर, फाइंड द होल हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसा है कि अगर एक स्ट्रेट ट्री है जो थंडर स्टॉर्म की वजह से बीच से ब्रेक हो गया है, उस दिया गया है किस कहाँ से ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो अब जो ब्रेक हुआ है, जो उसका ब्रोकन पार्ट है वो ट्री से तो अटैच्ड है, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे होकर गिर गया है और वो ग्राउंड को टच कर रहा है, और जो ग्राउंड को टच कर रहा है तो वहां पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब बोला है कि पूरे ट्री की हाइट बताओ। तो देखिए एक स्ट्रेट ट्री है, ब्रोकन कुछ इस तरह देखिए टूटा, तो ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, है ना भाई। अगर वो बीच से ब्रोक कर रहा है तो इस तरह का कुछ ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा अज्यूम करेंगे तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आ रही है हमारे पास। भाई ये पूरा ट्री था, यहां से पॉइंट ए से ये ब्रेक होके यहां पे आगे गिरा और ये 60 डिग्री बता रहा है। अब देखिए इसकी कौन कौन सी इसकी वैल्यूज दी गई हैं। तो सबसे पहले कह रहा है द ब्रोकन पार्ट इज बेंट इन सच अ वे दैट द पीक ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 2√3। मतलब कहां कितनी दूर पे गिरा जाके बेटा, 2√3 मीटर पे, ठीक है, क्लियर। अब बोल रहा है कि होल हाइट निकालिए। तो बेटा पूरी हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो हमको ए बी फाइंड करना है, ठीक है, उसके बाद हमको AC फाइंड करना है, और दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना। बेसिकली हमको हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को ऐड करना है, क्योंकि जब इसको ऐड करोगे तो बेटा ये स्ट्रेट ट्री बन रहा है ना, वो ब्रोक होके नीचे गिरा तो ट्राइंगल फॉर्म हुआ, क्लियर। तो अब देखिए यहां पे कौन अगेन हम tan 60 लगाते हैं इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। अगर आप ABC ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज AB अपॉन BC, है ना। तो AB अपॉन 2√3, tan 60 इज √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू AB। तो यहां से जो AB की वैल्यू आ रही है दैट इज √3 इंटू √3 इज 3, 2 इंटू 3 इज 6 मीटर आ रही है। तो AB की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 6 मीटर, क्लियर। अब AB की वैल्यू 6 मीटर आ गई। अब या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, या अगेन आप कॉस का फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है। तो cos 60 अगर हम देखेंगे, cos 60 डिग्री इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 2√3 अपॉन AC। cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, cos 60 की वैल्यू कौन बता रहा है, 1/2। तो 1/2। हाँ शिवम बेटा रिवाइज करिए, है ना। सारे जितने भी बच्चे भी हैं क्लास में बता रहा हूं कि सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जो वैल्यूज हैं हर चीज रिवाइज करके आई है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए 1/2 इज इक्वल टू 2√3 अपॉन AC। तो AC की वैल्यू क्या आ गई बेटा,
बोलिए 4√3। क्लियर है? तो अब यहां पे देखिए हमारी हाइट क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द ट्री ट्री इज इक्वल टू AB प्लस AC। तो AB की वैल्यू क्या है 6 प्लस 4√3। अब √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब आप √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, है ना, और बाकी उसमें पॉइंट में आंसर आपका आएगा 1.75 ऐसे कुछ करके आप पुट कर दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए। क्लियर है क्वेश्चन? हाँ यस सर। हाँ, आगे बढ़े। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? क्लियर है। ओके, तो अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द माउंटेन इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप एट एन अननोन डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ 30 डिग्री एंड एट अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर फर्दर ऑफ फ्रॉम द माउंटेन अलोंग द सेम लाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 15 डिग्री। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि tan 15 को आपको 0.27 लेना है। तो बेटा देखिए, सबसे पहली बात कह रहा है कि एक डिटरमाइन हाइट तो वैसे भी हमारी अननोन है माउंटेन की, क्योंकि पता ही नहीं, वही निकालना है हमको। और एक अननोन डिस्टेंस पे कितना एंगल बना रहा है बेटा? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर है बेटा? सबको क्लियर दिख रहा है ना स्क्रीन पे? यस सर। हाँ, उसके बाद x किलोमीटर जो लिखा है वो आप लोग को दिख रहा है? यस सर। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि 10 किलोमीटर फर्दर ऑफ फ्रॉम दैट माउंटेन। अब उसके बाद 10 किलोमीटर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो वहां से कितना एंगल बना रहा है? 15 डिग्री। तो देखिए ये भी हो रहा है कि जितना हम ऑब्जेक्ट से दूर जा रहे हैं उतना एंगल कम होता चला जा रहा है। तो पहले x किलोमीटर था तो वहां तक के डिस्टेंस वहां पे एंगल कितना था? 30। फिर उस पॉइंट से हम जब 10 किलोमीटर और आगे बढ़े तो वहां से एंगल कितना हो गया बेटा? 15 डिग्री हो गया है। अब हमको क्या करना है? हाइट ऑफ द माउंटेन फाइंड करना है। तो अगर बेटा इसको हम थोड़ा सा ट्रायंगल्ड फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे तो कुछ ये इस तरह बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। हाँ, तो अब बताइए हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? सर पहले या तो ABC ले लें, उसके बाद फिर A, B और D ले लें सर, पूरा। देखिए, हाँ सही बता रहे हो बेटा, सही कर रहे हो। तो सबसे पहले देखेंगे इन ट्राइंगल, या बस पहले सबकी वैल्यूज लिख देते हैं। देखिए जो नीचे आपको AD दिख रहा है, AD की लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? 10 प्लस x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? है? तो अब यहां पे इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल ABD में हम देख रहे हैं तो tan 15 लगा दें। tan 15 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 10 प्लस x। क्लियर? tan 15 की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.27। तो 0.27 और 10 प्लस x इज इक्वल टू h। हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई। क्लियर है बेटा? कोई बच्चा, किसी को भी डाउट है किसी स्टेप में, प्लीज पूछ लीजिए। अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। नो सर। ऑलराइट, तो उसके बाद इन ट्राइंगल ABC अगेन अगर हम tan 30 लगाते हैं, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? x बाई h। क्लियर? tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x। तो यहां पे हमने h के टर्म में निकाला है, यहां पे भी हम h के टर्म में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? x अपॉन √3 इज इक्वल टू h। ठीक है, ये आ गया। तो बेटा अगर आप इस केस में देखो, चाहे आप इस ट्राइंगल में देखो, चाहे आप पूरे ट्राइंगल में देखो, हाइट तो दोनों में सेम है भाई। हाइट तो दोनों केस में सेम आ रही ना। आप चाहे ये इक्वेशन 2 को देखो, चाहे इक्वेशन 1 को देखो, दोनों जगह क्या आ रहा है बेटा? एक h आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब क्या करेंगे? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे बेटा? इक्वेट कर देंगे। तो बस उसके बाद कैलकुलेशन बची है, हमारे पास हाइट आ जाएगी। तो 0.27
हाँ, तो यहाँ पे देखिए 0.27 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, x अपॉन √3 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, बाकी हो जाएगा। तो हम √3 की वैल्यू भी अगर कहिए तो पुट कर देते हैं। √3 की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, 1.71 0.27 इंटू 1 पॉइंट कितना लिया आप लोगों ने, सबने 7.1 लिया है, 7.3 लेते बेटा, 7.1 तो नहीं लेंगे। 7.3 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब इससे आप छोटा तो कैलकुलेशन अगर करने का कोई तरीका हो तो बता दीजिए, वरना तो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 0.467 इंटू 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 4.67 प्लस 0.467x इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब इसको आप उधर ले जाइए, x से सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 4.67 इज इक्वल टू x माइनस 0.467x। तो यहां से जो आपकी x की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है बेटा, बताइए, फाइनल वैल्यू बताइए प्रणव। सर 0.533 देख लेते हैं। नहीं बेटा 0.533 तो ये आएगा, 0.533 तो ये आएगा। तो मैं फाइनल आंसर की बात कर रहा हूं। x की वैल्यू क्या 8.76 आ रही है आप लोगों की, बोलिए। हाँ, यस 8.76 सबकी आ रही है। यस सर। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, हाँ थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, लेकिन ठीक है। निकालना तो h, हाँ h निकालना है, h निकालिए। अब वो x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। अब चाहे इसमें पुट कर दीजिए चाहे इसमें, वैसे मेरे ख्याल से उसमें ही पुट कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें जब आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8.76 अपॉन 1.73 इज इक्वल टू h। पॉइंट हटेगा, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो कितना आंसर आ रहा है बेटा, बताइए। 5 पॉइंट कुछ होगा। हाँ 5.06 आंसर आ रहा है, 5.06 आ रहा है, लेकिन लमसम हम क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 5 किलोमीटर ले लेंगे। क्लियर? यस सर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। वैसे आई थिंक इतनी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज नहीं आएंगी, मे बी आपको स्ट्रेट वे में सारी चीजें दे दी जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन समझिएगा क्या है इसमें। एन एरोप्लेन इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 12 मीटर। ठीक है, एक एरोप्लेन है जो कि कितने ऊपर उड़ रहा है बेटा, 1200 मीटर। फाइंड द टू शिप्स आर सेलिंग टुवर्ड्स इन द सेम डायरेक्शन, सेलिंग टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन। ठीक है, एरोप्लेन एक हाइट पे उड़ रहा है और उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो दो शिप्स है ना सेम डायरेक्शन में आ रही हैं उसकी तरफ। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप एज ऑब्जर्व फ्रॉम द एरोप्लेन आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। उसके बाद कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ शिप्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक एरोप्लेन है जो 1200 मीटर के एल्टीट्यूड पे उड़ रहा है। उसके बाद दो शिप्स आती हैं उसकी तरफ, सेम डायरेक्शन में देखी जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में शिप्स जा रही हैं। तो अब उसने देखा
कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक का 60 डिग्री है, एक का 30 डिग्री है। क्लियर। अब जो ग्राउंड से, सॉरी, जो ये एल्टीट्यूड है, ये इस एरोप्लेन के पॉइंट से जो पहली शिप की डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स मीटर है, और जो दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस है वो क्या है बेटा, वाई मीटर है। तो बेसिकली हमको क्या फाइंड करना है, दोनों शिप्स के बीच की कितनी डिस्टेंस है, इट मींस हमको वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है सबको? क्वेश्चन समझ में आ गया? प्रणव सर एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक एरोप्लेन जो कि 1200 मीटर के एल्टीट्यूड पे उड़ रहा है, दो शिप्स उसकी तरफ सेम डायरेक्शन में आ रही हैं। तो दोनों शिप्स में एक शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ऑब्वियस है कि अगर एरोप्लेन से हम शिप को देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे देख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन से जो हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो नीचे है, डाउनवर्ड है। तो इस केस में क्या है बेटा, जो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है, और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री है। इसमें एंगल ऑफ ऑल्टरनेट नहीं ले सकते सर, ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल मतलब सर ऑल्टरनेट एंगल नहीं ले सकते, जेड फॉर्म कर रहे हैं। नहीं, अब अभी देखते हैं आगे वही आएगा, अभी ऑल्टरनेट एंगल ही लेते हैं। मतलब वो एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर हमारे पास दिया है तो उसको फाइंड हम ऐसे ही करते हैं, ऑल्टरनेट एंगल के क्राइटेरिया से। एक जो ट्रायंगल फॉर्म होता है ना, तो क्योंकि ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा ये तो सर भाई, ये एंगल इसके इक्वल होगा ना, हाँ, वो एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा, वो तो ऑल्टरनेट एंगल हो गया ना। तो वो जब हम ट्रायंगल सॉल्व तो हम ऐसे ही करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है बेटा। तो अब दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस हमने वाई मीटर ले ली है, और जो शिप और जो फर्स्ट शिप और जो एरोप्लेन के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, एक्स मीटर है। ठीक है। और बेसिकली हमको क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द शिप्स। दोनों शिप्स के बीच की हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है, इसका मतलब y की वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा क्लियर है नीलेश? यस सर। हाँ, तो अगर इसको हम थोड़ा सा बेटा ट्रायंगल फॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरह का ट्रायंगल हमारे पास आएगा। बोलिए। ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो ये इसके इक्वल होगा, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला है वो इसके, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं ना बेटा, पैरेलल। ये देखिए ग्राउंड लेवल से जो ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है, इट मींस क्या, ऑल्टरनेट एंगल वाला हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें। क्लियर है? अब बेसिकली हमको बेटा y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बताइए कैसे फाइंड करेंगे, कौन बता रहा है क्लास में? सर tan 60 लेके सर tan 60 ले लेंगे, उसके बाद tan 30 दोनों का हाइट। बेटा देखिए दोनों में सबसे पहले क्या देते हैं, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें हम सबसे पहले ये चीज देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। तो इसमें अगर हम देखें तो कॉमन क्या है बेटा, दोनों की हाइट है ना कॉमन। यस सर, हाइट कॉमन। भाई दोनों की हाइट है तो x और y के टर्म में दो इक्वेशन बनेंगे हमारे पास कि नहीं बनेंगे? सॉल्व करिए, बताइए कैसे करेंगे। हो गया किसी का हुआ बेटा? देख लीजिए, देखिए। हाँ, तो देखिए आंसर मैच कर लीजिएगा जिनका हो गया है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे इन ट्रायंगल ABD, अगेन ABD, तो अगर आप ABD में देख रहे हो तो जो AD की वैल्यू है वो क्या है बेटा, x प्लस वाई। क्लियर? तो अब यहां से, हाँ, तो अगर आप यहां से देखें इन ट्रायंगल ABD इतना हो गया, फिर tan 30 इज इक्वल टू 1200 अपॉन x प्लस वाई। क्लियर है बेटा? tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो 1/√3 है, तो यहां से हम अगर करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 1200√3। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है इस स्टेप में?
ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं इन ट्राइंगल ABC, अगर आप ABC ट्राइंगल में देखते हैं तो tan 60 किसके इक्वल हो जाएगा? 1200 अपॉन x होगा कि नहीं होगा बेटा? तो अब उसके बाद यहां पे आपने देखा जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 1200 अपॉन √3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बेटा? बोलिए, क्योंकि tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। अब x की वैल्यू आपके पास है, इसमें पुट करके y की वैल्यू आप निकाल लो। तो अगर आप यहां से निकालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? बताइए, कोई किसी का हुआ इसमें? y की वैल्यू निकल गई किसी की? 800√3 आपने ऐसे ही किया बेटा? यस। हाँ, तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए हमने x की वैल्यू जब पुट करी तो 1200 अपॉन √3 प्लस y इज इक्वल टू 1200√3। उधर सब्ट्रैक्ट में चला जाएगा तो y इज इक्वल टू 1200√3 माइनस 1200 अपॉन √3। तो यहां से देखिए y इज इक्वल टू एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा? √3 एलसीएम आ गया। और जब इधर हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा बेटा? बोलिए 3, तो 1200 इंटू 3 कितना हो गया? 3600 माइनस 1200 कितना आ रहा है ये? 2400 अपॉन √3। तो जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 800√3 मीटर। ये क्या आ गई बेटा? y की वैल्यू आ गई। इसका मतलब जो दोनों शिप के बीच के डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा? 800√3 मीटर्स है। क्लियर? इज दैट क्लियर? तो बस हमको यही फाइंड करना था। तो बेटा बेसिकली देखिए क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आपको उसका फिगर बनाना आ गया कि वो जो सिचुएशन क्वेश्चन में हमें गिवन है उस सिचुएशन को अगर आपको फॉर्म करना आ गया इन अ ट्राइंगल, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपके लिए 2 मिनट का क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सारे मतलब आपको समझ में भी आएगा कि आगे प्रोसीड कैसे करना है और उसको कैसे हमको निकालना है। क्लियर? तो आज की क्लास में आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सभी लोग प्रेजेंट रहिएगा। अभी क्या है कि जितनी भी क्लासेस हो रही हैं मैं सभी जितने बच्चे प्रेजेंट हैं मैं उनसे ये चीज़ बोलूँगा कि कोई भी क्लासेस मिस ना करें, और अगर मिस करेंगे तो बेटा आपका ही लॉस होगा। और अच्छे से कर लें, विद इन अ मंथ और 1.5 मंथ्स आपका सिलेबस अच्छे से हो जाएगा, फिर टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं और अगली क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।